गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज आपका हो सकता है लास्ट लेक्चर हो ये चैप्टर 1 का। और चैप्टर 1 में जितना भी हमने पढ़ाया भी है, एटॉमिक मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, सब इम्पोर्टेंट है। बट जो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आज का। मतलब आज आपको ये सीखना है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम में फिल कैसे करते हैं, हाउ वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल। सही है भाई। पहले हम क्या लिखते थे, KLMN करते थे। जैसे आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो पुराने टाइम पर हम क्या करते थे, सोडियम 11 है, हम क्या लिखते थे KLM 281। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये शेल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। क्लास 11th में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है ऑर्बिटल्स के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब SPDF के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है। कैसे करेंगे, क्या होगा बताता हूं मैं। वीडियो लेक्चर ध्यान से देखो, आगे देखो। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन्स आपके हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल के फॉर्म में फिल होते हैं। मतलब आपके सब शेल का जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उस ऑर्डर में आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम में फिल होते हैं। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल है। एक लाइन आपको लर्न करनी है, वो लर्न में बताता हूं आपको लाइन क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी लाइन है जो आपके 12th तक काम आएगी। 1s 2s 2p 3s 3p 4s और ये 3p। अगर इतना सीक्वेंस आपको याद है तो आपका 11th का भी काम हो जाएगा और 12th का भी काम हो जाएगा। बहुत लंबे लंबे मेथड है बताने के, ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं। देखिए अगर आपको और डिटेल में करना है, ये 1s 2s 3s 4s फिल करने का ये ऑर्डर है। ये अब कैसा है बताऊंगा अभी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 4s में, फिर होगा 2s में, फिर 2p 3s 3p 4s 3d। F ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन फिलिंग आपके 11th 12th के सिलेबस में नहीं है। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे और 11th की केमिस्ट्री के साथ, देन वी विल डिस्कस F ऑर्बिटल ऑल्सो। सही है। अब देखिए ये तो पता है आपको, S कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, P ऑर्बिटल कैरी 6 इलेक्ट्रॉन एंड D ऑर्बिटल कैरी 10 इलेक्ट्रॉन एंड F ऑर्बिटल कैरी 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना आपको जो लिखा है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब सोचोगे सर 3p के बाद 3d क्यों नहीं आया, 4s क्यों पहले आया? तो यहाँ एक हॉट का क्वेश्चन है, ये डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। तो देखिए ये सीक्वेंस कैसा है मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से हटा रहा हूँ, ये देखिए और लिख दूंगा जब बनाऊंगा मैं साइड में कहीं, ताकि आपको दिक्कत ना। देखिए एक सीक्वेंस है आपके एनसीईआरटी में से बना हुआ होगा। एनसीईआरटी पीछे 2s 3s 4s 5s और ये 6s। P स्टार्ट है यहाँ 2p 3p 4p और ये 5p। D स्टार्ट है 3d 4d 5d। SEF स्टार्ट होता है 4f और ये होता है 5f। ये सीक्वेंस है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, आपको स्नेक बनाना है। 1s के बाद फिर होगा 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3p 3d 3d के बाद 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है, ये ऐसे। तो हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये है इलेक्ट्रॉन फिलिंग। या तो ये कर लो इस तरीके से, या जो मैंने बताया उस तरीके को समझ लो। तो मैंने जो बताया मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ आपको, ये काम आएगा बार बार। 1s 2s 2p
3s 3p 4s और ये 3d। आप बोलोगे सर 4s तो बाद में आ रहा है, तो पहले क्यों फिल करेंगे, बताऊंगा इसका रीजन। देखिए आप क्वेश्चन ये है, हमने 4s को 3d से पहले फिल क्यों करा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्स है इसका, ये हॉर्स। वाई वी फिल 4s बिफोर 3d। तो आपको याद होगा n की वैल्यू क्या है यहाँ 4 और s के लिए l का वैल्यू 0 पढ़ा हुआ है आपने। n की वैल्यू 4 होती है और s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ n का वैल्यू क्या है 3 और d के लिए l का वैल्यू क्या है 2। आपको एक रूल पढ़ाया था मैंने, n प्लस l रूल। एक रूल होता है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो बताया था मैंने, n प्लस l रूल। अगर आपको किसी ऑर्बिटल की एनर्जी चेक करना है तो आपको लिखना है n प्लस l रूल। मतलब जिस ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, और जिस ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू कम है उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम है। तो करके देखते हैं। तो n प्लस l रूल यहाँ लगाएं तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 इक्वल क्या है 4, और यहाँ लगाओगे 3 प्लस 2 इक्वल 5। तो इन दोनों में से n प्लस l की वैल्यू किसकी कम है 4s की। तो आपने बोला ये हम सबसे पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करते हैं, इसीलिए 3d और 4s में से पहले क्या फिल होगा, पहले 4s फिल होगा, उसके बाद फिल होगा आपका 3d। क्लियर है। ये क्वेश्चन है कि 4s 3d से पहले फिल क्यों होगा। आगे इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करते हैं तो कुछ रूल फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 देखिए आप, क्या रूल है। ये लिखा है, दोनों में काम आएगा। रूल नंबर 1 है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिख रहा है सबको, ये रूल है आपका नंबर 1, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये रूल बोलता क्या है, ये रूल बोलता है आपको, सुन लो ध्यान से। ये रूल बोलता है आपको, अगर आपके किसी ऑर्बिटल में, जैसे मैंने बोला 3d ऑर्बिटल है, ये ध्यान से सुनना बेटा, क्वांटम नंबर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। क्या बोल रहा है 3d ऑर्बिटल कितने होते हैं 3d ऑर्बिटल 5। अब ध्यान से आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए 3d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 3, d के लिए l का वैल्यू कितना है 2, याद है आपको, d के लिए 2 होता है, s के लिए 0, e के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। आगे देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 5, l इक्वल 2 है तो क्या लिखोगे आप -2 -1 0 +1 +2। ये m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। ये दिख नहीं रहा है, सीधा कर देता हूं उसको थोड़ा मैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, ये देखो m इक्वल -2 -1 0 +1 +2। अब क्वेश्चन आता है स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू। अब यहां देखो 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या लिखोगे s इक्वल +-1/2। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है इफ इन अ ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इन दैट केस both the electron cannot have same value of all the quantum number। मतलब अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज कभी भी इक्वल नहीं होगी। n सेम हो सकता है, l सेम हो सकता है, m की वैल्यू ये हो सकती है, बट s का वैल्यू क्या होगा हमेशा अलग होगा।
एस का वैल्यू क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। ये है रूल नंबर 1, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है? देख लो ध्यान से एक बार क्या करा है मैंने, देख गया। रूल नंबर 2 है आपका हुंड्स रूल। हुंड्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोज आपके पास P सब शेल है और P के कितने सब शेल होते हैं, 3। थोड़ा टफ लेते हैं बेटा। आपके पास B सब शेल है, देखिए B सब शेल आपके पास है, सब शेल। B सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। रूल ये बोलता है कि जब आप सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है, इसलिए इसको हम कई बार पेयरिंग रूल भी बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, 1, 2, या थोड़ा टफ ही करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप क्या फिल करोगे, 3, 4, 5 फिल करोगे, 6, 7, 8। एक तो ये है, एक जिन्हें कुछ नहीं आएगा, जो 11 में ध्यान नहीं देंगे, तो 12 में क्या करेंगे, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो ऐसा करूंगा। ये भी तो एक होता है। कुछ और चैंपियन, नहीं मैं तो अपने मन की करूंगा, कुछ नया करूंगा, मैं अपनी नई केमिस्ट्री बनाऊंगा। तो चैंपियन लोग हैं कुछ और, वो क्या करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 3 रिप्रेजेंटेशन आपके पास है। इन 3 में से सही कौन सा है, सही है ये वाला, और ये दोनों रॉन्ग है। तो हुंस क्या बोलता है, सुनिए। अकॉर्डिंग टू हुंस, whenever we fill electron in a subshell, then at first all the orbitals are singly occupied. When all the orbitals are singly occupied, after this pairing of electron should be started. पहले सारे ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल फिल करिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट करिए। ये आपका हुंस का रूल। तो जब भी आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, डी में या एफ में या पी में, सबसे पहले क्या करना है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब देखिए, आप बोलोगे सर हमेशा एक ही थोड़ी रहेगा फिल करने के लिए, हो सकता है कभी कम भी हो। जैसे देखिए, जैसे मैंने बोला आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 4, तो 4 में दिक्कत नहीं है कहीं भी, तो 4 में क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट ऑल। आपको करना है 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे, 1, 2, 3। अब यहां ये खराब नहीं करना है कि ये ऐसे कर दिया, 2 ऊपर और 1 नीचे। अगर आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो उन सब का डायरेक्शन आपको सेम डायरेक्शन में शो करना है। ये चाहो तो आप अप साइड शो कर दो, चाहो आप डाउन साइड शो कर दो, सही है। देखिए, ये कौन सा रूल था आपका, ये आपका हुंस रूल। आगे देखिए, आगे एक रूल है अफबाउस प्रिंसिपल। ये सब चाइनीज साइंटिस्टों के नेम है। अफबाउस प्रिंसिपल दिख रहा है सबको। अब ये अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसको हम कई बार N+L रूल भी बोलते हैं। ये रूल बोलता है ऑर्बिटल्स, मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा आपके पास एग्जाम्पल है 3s का और आपके पास एग्जाम्पल है 3p का। Which will be filled first?
आपका क्वेश्चन ये है 3s और 3p इन दोनों में से कौन सा ऑर्बिटल जल्दी फिल होगा? n+l रूल। अब देखिए अफबाउ ये बोलता है कि वो ऑर्बिटल जिसकी n+l की वैल्यू कम होती है वो ऑर्बिटल सबसे पहले भरता है, और वो ऑर्बिटल जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होती है वो ऑर्बिटल बाद में फिल होता है। क्योंकि कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है हमारे कि हमने 3s को पहले क्यों लिया, 3p को क्यों लिया। क्योंकि आप देखिए साइड में जो मैंने बनाया हुआ है पैटर्न, मैंने सबसे पहले क्या लिखा है 1s, फिर लिखा है 2s, 2p, 3s, 3p। तो 3s के बाद 3p क्यों लिखा है भाई? 3p पहले भी तो हो सकता है। तो ऐसा लिखने के पीछे कुछ रीजन है। अब रीजन क्या है देखिए, इफ वी अप्लाई n+l रूल तो n की वैल्यू क्या है 3 और s के लिए l का वैल्यू 0। अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं ध्यान से। l का वैल्यू s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। याद रखना क्वांटम नंबर में। तो ये आंसर कितना आएगा 3, n का वैल्यू 3 और p के लिए l का वैल्यू 1। तो आंसर कितना आ रहा है 4। तो ये वैल्यू कम है, तो पहले किसको फिल करोगे 3s को, उसके बाद किसको फिल करोगे 3p को। तो ये है आपका n+l रूल। अब रूल सुन लो एक बार ढंग से दोबारा डेफिनेशन के फॉर्म में। whenever we fill a subshell or orbital then we fill subshell first which is having lower n+l value, या ऐसा भी लिख सकते हो when we fill orbitals in an atom then orbitals or subshell are filled in increasing order of n+l values। सबसे पहले जिसकी कम होगी वो फिल होगा, उसके बाद बढ़ता हुआ सीक्वेंस। तो ये है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। देख लीजिए ध्यान से दोबारा, देखिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं एटम में। देखिए क्या लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हम किसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें देन द स्पेशल सीक्वेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब ये है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सपोज करिए आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये शेल 1, शेल 2, शेल 3 और ये शेल 4। मैंने शेल बनाया KLM और ये M। ये जो आउटर शेल है इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, जानते हो तो आप बाहर वाला शेल। और ये जो इनर शेल्स है इनको हम बोलते हैं कोर शेल। ये कोर्स। अब देखिए यहां इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स है और यहां भी इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस क्या करता है इन इलेक्ट्रॉन्स पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है। ये मतलब when the electrons are filled in a shell और डिफरेंट टाइप ऑफ शेल की एलिमेंट, और शेल के अंदर कौन होता है सब शेल। तो न्यूक्लियस क्या करता है न्यूक्लियस अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। सब लोग ध्यान से टर्म न्यूक्लियस अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस एक्चुअल टर्म तो ये है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमें किस पर चेक करना है ओनली वैलेंस शेल पर।
बिकॉज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ओनली पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ये बीच में क्या है, ये कोर शेल्स है। तो होता क्या है, दीज कोर शेल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव शील्ड। ध्यान सुनो एटम, ये बीच वाले शेल क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं आउटर मोस्ट शेल हूं और कैमरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हुआ और मैं आउटर मोस्ट शेल हूं, तो बीच के शेल क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटेक्टिव शील्ड्स क्रिएट कर देंगे। ये शील्ड क्या करती है, ये शील्ड न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है, इसीलिए न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलोगे, जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्यों कम हो रहा है वो, क्योंकि ये जो इनर प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं शेल की, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है। आने वाली डेफिनेशन नहीं है ये, बहुत मतलब टेक्निकल टर्म में बहुत छोटे मोटे, लेकिन हाँ जेईई मेंस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल होता है ZeEFF, ZeEFF, सही है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये वैलेंस शेल बाहर वाला, ये अंदर वालों को क्या बोलोगे, कोर शेल। सही बेटा, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आता है आप इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करोगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो कैसे फिल करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है 1s। s के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताया था मैंने, याद नहीं तो एक बार और देख लो। इलेक्ट्रॉन्स s के पास होते हैं 2, p के पास 6, d के पास 10 और f के पास 14। f तो अभी आएगा, तो आप क्या लिखोगे 1s2। 1s के बाद कौन आएगा 2s, क्या लिखोगे 2s2। हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं। 2s के बाद क्या आएगा 2p, p के पास कितना होता है 6, और 2p के बाद क्या आएगा 3s, 3s के पास कितना होता है 2। अब आप बोलोगे सर बोल गया, नहीं रॉन्ग है। क्यों, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओनली 11। अब यहाँ देखो आप 2, 4, 10 और 12, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मतलब सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से ऑर्बिटल्स में है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। ये सेम नाइट्रोजन का सेल है, तो आप क्या लिखोगे 1s2, 2s2 और 2p। 4 तो भर ही दिया, आपके पास 7 है, तो कितना बचा 3, तो आप क्या लिखोगे 2p3। स्कैंडियम 21 है, क्या लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया, 3s2, 12 हो गया, 3p6, 18 हो गया। अब 3p के बाद कौन आएगा 4s, क्या लिखोगे 4s2, 20 बचा कितना 1, तो आप क्या लिख दोगे 3d1। ये होगा आपका स्कैंडियम। ऐसे ही आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटलीस्ट 20 तक तो आपको आना चाहिए। सही है, कुछ टफ देखते हैं थोड़े से, कुछ और बढ़िया एक टॉपिक है एक्स्ट्रा स्टेबल एटम। सही है, क्वेश्चन ये है कि कई बार आपने सुना होगा इनर्ट गैस, क्लास 10th में इनर्ट गैस ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये नॉन रिएक्टिव क्यों है। फिर 10th में हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ है, इन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन देना है। तो सेम वही टॉपिक है, अगर किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल या सब शेल पूरा भरा हुआ हो या आधा भरा हुआ हो, these atoms are highly stable।
ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना या देना बहुत मुश्किल होता है। ये एटम का स्टेबिलिटी रूल है। जैसे देखिए, हाँ मैंने लिखा नाइट्रोजन 7, आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 और 2p3। अब p में देखो यहाँ 3 है, अब 3 का मतलब p के पास कितना होता है 6, बट यहाँ कितना है 3, मतलब ये क्या है हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड होने की वजह से नाइट्रोजन क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेबल, मोर स्टेबल होता है। सेम केस देखिए आप नियॉन का, नियॉन क्या है 10, क्या लिख दोगे 1s2 2s2 2p6, p क्या भरा हुआ है ये फुल फिल्ड, ये क्या है मोर स्टेबल। तो ऐसे एटम जिनका आउटर मोस्ट सब शेल पूरा भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है, दे आर हाईली स्टेबल। ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए दीज एटम्स आर हाईली स्टेबल। एक और चीज, कई बार एटम अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ अलग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने बोला आपको, आपके पास क्रोमियम है और आपके पास कॉपर है, ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे क्रोमियम का आप लिखोगे, क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6, में ये लिख के लिखो 3s2 3p6। अब देखिए 4s2 3d4, ऐसे ही कॉपर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, हो गया 24। अब क्रोमियम क्या करता है, अब ऐसा क्या करे क्रोमियम कि उसके पास ये कंडीशन हो जाए कौन सी, या तो हो जाए हाफ फिल्ड या हो जाए वो फुल फिल्ड। मतलब यहां क्या कर दे हाफ फिल्ड कर दे, डी के पास कितने 4, ऐसा क्या करे या तो डी में कितने हो जाए 10 हो जाए या डी में हो जाए 5, क्योंकि 10 तो पॉसिबल नहीं है बट 5 कर सकता है। तो क्रोमियम क्या करता है, ये तो सेम रहेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर देता है और ट्रांसफर करने से ये बनता है 4s1 और 3d5। अब देखिए ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये 12th में पूछता हूं आपसे। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो क्रोमियम क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 4s का 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है और उससे होता क्या है d5 हाफ फिल्ड हो गया और हाफ फिल्ड होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम केस कॉपर में है। अब या तो ये 10 कर दे या 5 कर दे, तो 5 तो होगा नहीं, 10 करना आसान है। तो यहां से 4s क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो क्या बन जाता है 4s1 3d10, तो ये स्टेबल हो गया। सही है। तो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे 101% पूछेंगे। आपको करना क्या है, आपको घर पर प्रैक्टिस करना है एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का। सही है। अगर मैं बोलूं इस पूरे चैप्टर में क्या आपके साथ आगे जाने वाला है अगले चैप्टर में, तो केवल एक चीज जाननी है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीक्वेंस क्या है 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 2p। तो ये था आपका चैप्टर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। वीडियो ध्यान से देखिए, कहीं भी डाउट हो बेझिझक पूछिए ग्रुप में। हालांकि 11th वाले पूछते नहीं है, आप कम ही हो। अभी मैं आपको इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा पूरे चैप्टर के, और बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।